हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। लेफ्ट का मर्डर हो चुका है कैपिटलिज्म के हाथों, गोरबाचोव के हाथों। अब अगर ये जो आपको लेफ़्ट की आवाज़ें अमेरिका में नज़र आती हैं और लेफ़्ट को आप छोड़िए, वैसे ही कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ यानी नोम चॉम्स्की जैसे अफराद को वहाँ पे एक बहुत बड़े दायरे में इजाज़त है बात करने की। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर मशहूर नज़्म है उनकी। फैज़ साहब की बेटी ने पिछले दिनों ये कहा है कि मेरा बाप मुल्हिद नहीं था। तो उस नज़्म का उन्वान आज तक सामने नहीं आता। आपने भी अपने सवाल में यही कहा कि वो हम देखेंगे तो उसका एक मिसरा है, वो उन्वान नहीं है। उसका उन्वान सूरह रहमान की एक आयत का टुकड़ा है। नौजवान नस्ल की ख़ास तौर पे वो उमंगें, वो नज़रियात, वो रुमान, वो जो दौर होता है जिसमें तब्दीली की ख्वाहिश जन्म लेती है और इनकलाबी रूह किसी न किसी सतह पर कहीं ना कहीं बेदार होती है। फिर मैं जिक्र कर रहा था कि इकबाल का एक फ़ारसी कलाम, वो अज़ ख्वाब गिरां ख़ेज़ ख्वाब गिरां ख़ेज़, ये आपके सेंट्रल एशिया में ईरान उनका इनकलाबी तराना है। आज भी वो वहाँ गाया और पढ़ा जाता है। आप बिस्मिल अज़ीमाबादी की जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप लोगों को, नौजवानों को कोर्स में गाता हुआ देखते हैं, वो जो वहाँ के कम्युनिस्ट एलिमेंट है, और फिर जब आप देखते हैं कि फैज़ का कलाम जो है वो फैज़ अमन मेले में यहाँ पर नौजवान जो है वो पढ़ते हैं, खुसूसन वो हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, तो आपको महसूस नहीं होता कि अभी लेफ़्ट तो अपनी जगह मौजूद है। लेफ़्ट अपील भी कर रहा है यूथ को। यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ग्रुप्स में इकट्ठे होके, भले वो गवर्नर साहब की आशीर्वाद से ही हो, लोग जो हैं वो ये जो बिस्मिल अज़ीमाबादी है उसका कलाम पढ़ते हैं। तो आपको महसूस नहीं होता कि अभी राइट शायद अपनी जगह से हट गया है और लेफ़्ट जो है वो अपनी जगह उसी तरह मौजूद है। हालांकि लेफ़्ट का मर्डर हो चुका है कैपिटलिज्म के हाथों, गोरबाचोव के हाथों। 1979 की जो वापसी है अफ़गानिस्तान से, वापसी के बाद जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं उनकी आज़ादी के बाद हम ये समझते हैं, यानी जनरल पब्लिक ये समझती थी कि लेफ़्ट अब लपेटा गया है, लेकिन हम देखते हैं कि लेफ़्ट का फिर अरूज है और कैपिटलिज्म के रद्द अमल में है। मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरा सवाल कुछ लंबा हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या राइट अपनी जगह से हट गया है और लेफ़्ट अपनी जगह पे उसी तरह खड़ा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में आप ये देखिए कि कैपिटलिज़म या कमर्शलिज़म, मसलन अगर आप प्योर बिजनेस टर्म्स में बात करें तो मार्केट की डायनेमिक्स को आप देखिए कि एक बड़ी मल्टीनेशनल आती है, वो अपना एक ब्रांड लॉन्च करती है। अब उसको पता है कि इस ब्रांड के मुकाबिल भी कोई ना कोई ब्रांड आएगा, अगर आज नहीं तो कल आएगा। लिहाजा वो उस सेगमेंट को कैप्चर करने के लिए अपना ही एक और ब्रांड लॉन्च करके रखती है, और एक और नहीं, बाज़ों का 2 और 3 होते हैं। वो मुख्तलिफ़ नामों से होते हैं, उनका कंपटीशन भी होता है, बाज़ार में वो एक दूसरे को कम्पीट करके अपनी जगह बना रहे होते हैं, लेकिन एक बड़ी तस्वीर के अंदर दोनों बेसिकली एक ही उसको सर्व कर रहे होते हैं। तो नज़रियाती तौर पे भी यही है कि कैपिटलिज़म ने अपनी मुखालिफ आवाज़ को उस तरह से दबाने की ज़रूरत महसूस नहीं की, बल्कि एक हद तक वो उसको सपोर्ट करता है, लेकिन वो मेक श्योर करता है कि ये उसको कोई जौहरी नुकसान ना पहुंचा सके, और ऐसा होता भी नहीं। अब अगर ये जो आपको लेफ़्ट की आवाज़ें अमेरिका में नज़र आती हैं और लेफ़्ट को आप छोड़िए, वैसे ही कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ यानी नोम चॉम्स्की जैसे अफराद को वहाँ पे एक बहुत बड़े दायरे में इजाज़त है बात करने की। यकीनन उनकी रेड लाइंस हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमने जब दानिश टीवी शुरू किया था इंग्लिश चैनल, तो पहला इंटरव्यू हमने चॉम्स्की साहब का किया, और उसमें कहीं हल्के से उन दोनों कोविड की बात चल रही थी और कोविड वैक्सीन पे एक सवाल आया, तो उन्होंने ये वैक्सीन के ख़िलाफ़ एक पूरी जिसको हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कुछ लोग कहते हैं, वो एक आवाज़ थी, एक पूरी वहाँ यूरोप में भी थी, तो वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, और फिर मैंने कोशिश की कि दोबारा उनसे वक्त लेके और उस पर्टिकुलर मौजू पे ज़रा तफसील से बात की जाए। तो उनको हमने रब्ता किया और उनको याद दिलाया कि आपने ये बात की थी, हम इस पर ज़्यादा तफसील से बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसको टाल दिया, बल्कि एक हद तक अपनी उस राय से रुजू किया। तो वहाँ जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि चीज़ें जितनी हमें नज़र आ रही होती हैं, और ये जो आज़ादी की नीलम परी है, इसकी भी एक लिमिटेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लेफ़्ट की आवाज़ यहाँ पे आ रही है, तो आप ये देखें कि फैज़ मेले के स्पॉन्सर सबसे ज़्यादा ये हमारे कैपिटलिस्ट दोस्त ही होते हैं, उनकी कंपनियाँ ही होती हैं। तो ऐसे लेफ़्ट से, ऐसे इनकलाबी नारों से, जिससे कैथारसिस तो होता हो, लेकिन कम से कम कैपिटलिज्म को कोई ख़तरा महसूस नहीं होता। बाल बनों ने गाई और खूब गाई,
और उसके बाद इस मुल्क के नौजवानों ने भी गाई, हमारी पीटीआई ने भी उसके वज़न पे एक मैं देखूंगा, हाँ मैं भी देखूंगा, एक शायरी नई करवाई, उसके ऊपर अपना इलेक्शन कैंपेन का स्लोगन बनाया। सर एक ये फैज़ साहब की बेटी ने पिछले दिनों ये कहा है कि मेरा बाप मुल्हिद नहीं था, मेरा बाप 82 में जब गांव गया उसने मस्जिद बनवाई। तो ये राइट लेफ्ट में ये जो मैं बात कर रहा था पहले जिससे हम शुरू हुए तो क्या इसका पस मंज़र क्या था और ये हमने उसको कैसे कंसीव किया है? देखिए, जहाँ तक फैज़ साहब का ताल्लुक़ है तो मैं अर्ज़ करूँ कि फैज़ साहब एक तो वो हाफिज़ कुरान थे, ग़ालिबन 10 पारे हिफ्ज़ किए थे, मुकम्मल नहीं हो सके। वाह। और एक ज़माने में इफ्तिखार आरिफ साहब के साथ एक इंटरव्यू में जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपकी ज़िंदगी में कोई पछतावा या कुछ ऐसी चीज़ को क्या है, तो मुझे याद पड़ता है कि शायद 2 बातें की थी, उनमें से एक ये थी कि मैं हिफ्ज़ मुकम्मल नहीं कर सका था। एक तो ये चीज़ ज़हन में रखिए, फैज़ साहब ने कहा, फैज़ साहब इफ्तिखार आरिफ साहब के, जी बिल्कुल, ये मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। फिर दूसरा ये है कि वो एमए अरबी थे, बल्कि शायद कुछ अर्सा अरबी पढ़ाई भी उन्होंने, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हाँ। थे जी। तो मुल्हिद कहना तो बहुत ज़्यादती है, ये तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात करनी भी चाहिए। लेफ़्ट के नज़रियात उनकी अपनी जगह, और लेफ़्ट के नज़रियात का कोई लाजमी ताल्लुक़ इस्लाम के साथ तसादुम का नहीं बनता, वो हम बना लेते हैं अपने सियासी पस मंज़र में। और वो जिस नज़्म की आप बात कर रहे हैं इकबाल बेगम, उसकी लफ्ज़ियात देखिए आप, उसकी तलमीहात देखिए, उसकी सौतियात देखिए, तो वो पूरी आपको कुरान की एक सूरत, ग़ालिबन सूरह ज़िलज़ाल है, वो आपका उसका परताव नज़र आएगा। और न सिर्फ ये बल्कि चूँकि देखिए नज़्म का एक उन्वान होता है, गज़ल का उन्वान नहीं होता। आप मशहूर शेर के एक मिसरे से उसको याद कर लेते हैं अमूमन, लेकिन नज़्म को तो शायर ख़ुद एक उन्वान देता है, कोई नज़्म बग़ैर उन्वान के नहीं होती। तो उस नज़्म का उन्वान आज तक सामने नहीं आता। आपने भी अपने सवाल में यही कहा कि वो हम देखेंगे तो उसका एक मिसरा है, वो उन्वान नहीं है, उसका उन्वान सूरह रहमान की एक आयत का टुकड़ा है। और आप सितम ज़रीफ़ी देखिए कि शायद आप अपने आप को राइट का कहते हैं, तो हमारे जो राइट के दोस्त हैं बेशतर लोग वो भी उससे आगाह नहीं हैं। दूसरी तरफ वालों ने तो उसको छुपाया या मिटाने की कोशिश की, उसका ज़िक्र नहीं करते। तो बात यह है कि जो जेन्युइन आवाज़ होती है, जो दिल से निकलती है और दिल में उतरती है, और नौजवान नस्ल की ख़ास तौर पे वो उमंगें, वो नज़रियात, वो रुमान, वो जो दौर होता है जिसमें तब्दीली की ख्वाहिश जन्म लेती है और इनकलाबी रूह किसी न किसी सतह पर कहीं ना कहीं बेदार होती है। अब वो कितनी बरूकार आती है और कितनी नतीजा खेज़ होती है वो एक अलग बात है, लेकिन उनको ऐसी ही शायरी सूट करेगी, खा वो फैज़ की हो, खा वो इकबाल की हो। अब इकबाल की वो फारसी यूथ की बात कर रहा हूँ डेफिनेटली, या इनकलाबियों की बात कर ले जिनका दिल कम अज़ कम जवान होता है। मैं एक माँ पारा सफदर का एक मैंने क्लिप देखा है अभी पिछले दिनों, उसमें उन्होंने फरीद पराचा साहब की जो किताब है स्वाने याब जो उन्होंने लिखी है, उसमें बात करते हुए उन्होंने बताया कि पराचा साहब ने उसमें लिखा है कि सरगोदा के 1964 जस्टिस कार्निलस ने जब जमात इस्लामी से पाबंदी हटाई तो उन दिनों ही मोहतरमा का इलेक्शन जो है, मोहतरमा फातिमा जना का, वो आ गया सामने, पहला इलेक्शन था और सदर बा मुकाबला मादरे मिल्लत। तो जमात ने मादरे मिल्लत की हमायत का ऐलान किया जो लोगों को यकीन नहीं था या तवक्को नहीं थी। तो उन्होंने पराचा साहब ने उसमें बताया कि सरगोदा के एक जलसे में मौलाना सदारत कर रहे थे और हबीब जालब जो हैं वो ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर, मशहूर नज़्म है उनकी, वो ये पढ़ रहे थे। जब इनकलाब होता है तो फिर उसमें तो राइट लेफ्ट की तकसीम ख़त्म हो जाती है, जब इस तरह कहीं बहुत बड़ा तसादुम आ जाए। जी शायरी तो देखें इंसान के जज्बात का इजहार है, वो उसको आप ठप्पा नहीं लगा सकते। आपके काजी हुसैन अहमद साहब कितना पढ़ा करते थे फैज़ को और पसंद करते थे, वो तो सबको मालूम है। फिर मैं जिक्र कर रहा था कि इकबाल का एक फ़ारसी कलाम वो अज़ ख्वाब गिरां ख़ीज़ ख्वाब गिरां ख़ीज़, ये आपके सेंट्रल एशिया में उनका इनकलाबी तराना है, आज भी वो वहाँ गाया और पढ़ा जाता है। तो शायरी का मामला तो ये है, शायरी की तो अपनी आवाज़ होती है, आप उसको किसी नज़रियाती फ्रेमवर्क के साथ फ़िक्स करके नहीं देख सकते और ना ही देखा जाना चाहिए।